हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रेम आश्रम का भाग 26। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। प्रातःकाल ज्यों ही मनोहर की आत्महत्या का समाचार विदित हुआ, जेल में हाहाकार मच गया। जेल के दारोगा, अमले, सिपाही, पहरेदार सबके हाथों के तोते उड़ गए। जरा देर में पुलिस को खबर मिली, तुरंत छोटे बड़े अधिकारियों का दल आ पहुंचा। मौके की जांच होने लगी, जेल कर्मचारियों के बयान लिखे जाने लगे। 1 घंटे में सिविल सर्जन और डॉक्टर प्रियनाथ भी आ गए। फिर मजिस्ट्रेट, कमिश्नर और सिटी मजिस्ट्रेट का आगमन हुआ। दिन भर तहकीकात होती रही। दूसरे दिन भी यही जमघट रहा और यही कार्रवाई होती रही। लेकिन सांप मर चुका था, उसकी बाम्बी को लाठी से पीटना व्यर्थ था। हाँ, जेल कर्मचारियों पर बन आई। जेल दारोगा 6 महीने के लिए मुअत्तल कर दिए गए। रक्षकों पर कड़े जुर्माने हुए। जेल के नियमों में सुधार किया गया। खिड़कियों पर दोहरी छड़ें लगा दी गई। शेष अभियुक्तों के हाथों में हथकड़ियां न डाली गई थी, अब दोहरी हथकड़ियां डाल दी गई। प्रेमशंकर यह खबर पाते ही दौड़े हुए जेल आए, पर अधिकारियों ने उन्हें फाटक के सामने से ही भगा दिया। अब तक जेल कर्मचारियों ने उनके साथ सब प्रकार की रियायत की थी। अभियुक्तों से उनकी मुलाकात करा देते थे, उनके यहाँ से आया हुआ भोजन अभियुक्तों तक पहुँचा देते थे। पर आज उन सब का रुख बदला हुआ था। प्रेमशंकर जेल के सामने खड़े सोच रहे थे कि अब क्या करूं, कि पुलिस का प्रधान अफसर जेल से निकला और उन्हें देखकर बोला, ये तुम्हारे ही उपदेशों का फल है। तुम ही ने शेष अपराधियों को बचाने के लिए यह आत्महत्या कराई है। जेल के दारोगा ने भी उनसे इसी तरह की बातें की। इन तिरस्कारों से प्रेमशंकर को बड़ा दुख हुआ। जीवन उन्हें नए नए अनुभवों की पाठशाला सा जान पड़ता था। यह पहला ही अवसर था कि उनकी दयाद्रता और सदिच्छा की अवहेलना की गई। वह आध घंटे तक चिंता में डूबे वहीं खड़े रहे, तब अपने झोंपड़े की ओर चले, मानो अपने किसी प्रिय बंधु की दाह क्रिया करके आ रहे हों। घर पहुंचकर वह फिर उन्हीं विचारों में मग्न हुए। कुछ समझ में न आता था कि जीवन का क्या लक्ष्य बनाया जाए। शुद्र लौकिकता से चित्त को घृणा होती थी और उत्कृष्ट नियमों पर चलने के नतीजे उल्टे होते थे। उन्हें अपनी विवशता का ऐसा निराशाजनक अनुभव कभी न हुआ था। मानव बुद्धि कितनी भ्रमयुक्त है, उसकी दृष्टि कितनी संकीर्ण, इसका ऐसा स्पष्ट प्रमाण कभी न मिला था। यद्यपि वह अहंकार को अपने पास न आने देते थे, पर वह किसी गुप्त मार्ग से उनके हृदय स्थल में पहुंच जाता था। अपने सद्कार्यों को सफल होते देखकर उनका चित्त उल्लसित हो जाता था और हृदय कणों में किसी ओर से मंद स्वरों में सुनाई देता था, मैंने कितना अच्छा काम किया। लेकिन ऐसे प्रत्येक अवसर पर एक ही क्षण के उपरांत उन्हें कोई ऐसी चेतावनी मिल जाती थी जो उनके अहंकार को चूर चूर कर देती थी। मूर्ख, तुझे अपनी सिद्धांत प्रियता का अभिमान है। देख वह कितने कच्चे हैं। तुझे अपनी बुद्धि और विद्या का घमंड है। देख वह कितनी भ्रांतिपूर्ण है। तुझे अपने ज्ञान और सदाचार का गुरूर है। देख वह कितना अपूर्ण और भ्रष्ट है। क्या तुम्हें निश्चय है कि तुम्हारी ही उत्तेजनाएं गौस खां की हत्या का कारण नहीं हुई? तुम्हारे ही कटु उपदेशों ने मनोहर की जान नहीं ली? तुम्हारे ही वक्र नीति पालन ने ज्ञान शंकर की श्रद्धा को तुमसे विमुख नहीं किया? यह सोचते सोचते उनका ध्यान अपनी धार्मिक कठिनाइयों की ओर गया। अभी न जाने यह मुकदमा कितने दिनों और चलेगा। इरफान अली कोई 3,000 ले चुके और शायद अभी उनका इतना ही बाकी है। गन्ने तैयार हैं, लेकिन 1,000 रुपए से ज्यादा न ला सकेंगे। बेचारे गांव वालों को कहाँ तक दबाऊं। फलों से जो कुछ मिला वह सब खर्च हो गया। किसी को अभी हिसाब तक नहीं दिखाया। न जाने यह सब अपने मन में क्या समझते हैं। लखनपुर की कुछ खबर न ले सका। मालूम नहीं उन दुखियों पर क्या बीत रही है। अकस्मात भोला की स्त्री बुधिया आकर बोली, बाबू
2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला और आपका हलवाहा मेरी जान खाए जाता है। बताइए मैं क्या करूं? क्या चोरी करूं? दिन भर चक्की पीसती हूँ और जो कुछ पाती हूँ वह सब गृहस्थी में झोंक देती हूँ। इस पर भी भरपेट दाना नसीब नहीं होता। आप उसके हाथ में तलब ना दिया करें, सब जुए में उड़ा देता है। आप उसे ना डांटते हैं ना समझाते हैं। आप समझते हैं कि मजदूरी बढ़ाते ही वह ठीक हो जाएगा। आप उसे 1000 का महीना भी दें तो भी उसके लिए पूरे ना पड़ेंगे। आज से आप तलब मेरे हाथ में दिया करें। प्रेम शंकर बोले, जुआ खेलना तो उसने छोड़ दिया था। बुधिया बोली, वही 2-1 महीने नहीं खेला था, बीच बीच में भी कभी छोड़ देता है, लेकिन उसकी तो लत पड़ गई है। आप तलब मुझे दे दिया करें, फिर देखूं कैसे जुआ खेलता है। आपका सीधा स्वभाव है, जब मांगता है तभी निकाल कर दे देते हैं। प्रेम शंकर ने कहा, मुझसे तो वह यही कहता है कि मैंने जुआ छोड़ दिया। जब कभी रुपए मांगता है तो यही कहता है कि खाने को नहीं है, ना दूं तो क्या करूं। बुधिया बोली, तभी तो उसके मिजाज नहीं मिलते, कुछ पेशगी तो नहीं ले गया है। प्रेम शंकर बोले, उसी से पूछो, ले गया होगा तो बताएगा ना। बुधिया बोली, आपके यहाँ हिसाब किताब नहीं है क्या? प्रेम शंकर ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है। बुधिया बोली, आपको याद नहीं है तो वह तो बता चुका, शराबियों जुआरियों के भी कहीं ईमान होता है? प्रेम शंकर बोले, क्यों, क्या शराब से ईमान धुल जाता है? बुधिया बोली, धुल नहीं जाता तो और क्या, देखिए बुला के आपके मुंह पर पूछती हूँ। हे नारायण, निगोड़ा तलब की तलब उड़ा देता है, उस पर पेशगी लेकर जुआ खेलता है, अब देखूं कहाँ से भरता है। यह कहकर वह झल्लाती हुई गई और जरा देर में भोला को साथ लिए आई। भोला की आंखें लाल थी, लज्जा से सिर झुकाए हुए था। बुधिया ने पूछा, बताओ तुमने बाबूजी से कितने रुपए पेशगी लिए हैं? भोला ने स्त्री की ओर सरोष नेत्रों से देखकर कहा, तू कौन होती है पूछने वाली? बाबूजी जानते नहीं क्या? बुधिया बोली, बाबूजी ही तो पूछते हैं, नहीं तो मुझे क्या पड़ी थी। भोला ने कहा, इनके मेरे ऊपर लाख आते हैं और मैं इनका जन्म भर का गुलाम हूँ। बुधिया बोली, देखा बाबूजी, कहती ना थी वह कुछ ना बताएगा। जुआरी कभी ईमान के सच्चे हुए हैं कि यही होगा। भोला बोला, तू समझती है कि मैं बातें बना रहा हूँ? बातें उनसे बनाई जाती हैं जो दिल के खोटे होते हैं, जो एक धेला देकर पैसे का काम कराना चाहते हैं। देवताओं से बात नहीं बनाई जाती। यह जान इनकी है, यह तन इनका है, इशारा भी मिल जाए। बुधिया बोली, अरे जा, जालिए कहीं के। बाबूजी 20 बार समझा के हार गए, तुझसे एक जुआ तो छोड़ा जाता नहीं, तू और क्या करेगा? जान पर खेलने वाले और होते हैं। भोला ने कहा, झूठी कहीं की, मैं कब जुआ खेलता हूँ? प्रेम शंकर बोले, सच कहना भोला, क्या तुम अब भी जुआ खेलते हो? तुम मुझसे कई बार कह चुके हो कि मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। भोला का गला भर आया। नशे में हमारे मनोभाव अतिशयोक्तिपूर्ण हो जाते हैं। वह जोर से रोने लगा। जब ग्लानि का वेग कम हुआ तो सिसकियां लेता हुआ बोला, मालिक, यही आपका एक हुक्म है जिसे मैंने टाला है, और कोई बात ना टाली। आप मुझे यहीं बैठा कर सिर पर 100 जूते गिन कर लगाएं। ये भूत तब उतरेगा। मैं रोज सोचता हूँ कि अब कभी ना खेलूंगा, पर सांझ होते ही मुझे जैसे कोई ढकेल कर फड़ की ओर ले जाता है। हाँ, मैंने आपसे झूठ बोला, आपसे कपट किया। भगवान मेरी क्या गति करेंगे? यह कहकर वह फूट-फूट कर रोने लगा। लज्जा भाव की यह पवित्रता देखकर प्रेम शंकर की आंखें भर आई। वह शराबी और जुआरी भोला, जिसे वह नीच समझते थे, ऐसा पवित्र आत्मा, ऐसा निर्मल हृदय था। उन्होंने उसे गले लगा लिया। तुम रोते क्यों हो? मैं तुम्हें कुछ कहता थोड़े ही हूँ। भोला ने कहा, आपका कुछ ना कहना ही तो मुझे मार डालता है। मुझे गालियां दीजिए, कोड़े से मारिए, तब यह नशा उतरेगा। हम लातों के देवता बातों से नहीं मानते। प्रेम शंकर बोले, तुम्हारी तलब बुधिया को दे दिया करूं क्या? भोला ने कहा, जी हाँ, आज से मुझे एक कौड़ी भी न दिया करें। प्रेम शंकर बुधिया से बोले,
लेकिन जो यह जुए से भी बुरी कोई आदत पकड़ ले तो? बुधिया ने कहा, जुए से बुरी चोरी है। जिस दिन इसे चोरी करते देखूंगी, जहर दे दूंगी। मुझे विधवा बनना मंजूर है, चोर की लुगाई नहीं बन सकती। उसने भोला का हाथ पकड़कर घर चलने का इशारा किया और प्रेम शंकर के लिए एक जटिल समस्या छोड़ गई। इधर डॉक्टर इरफान अली बैठे सोच रहे थे कि मनोहर की आत्महत्या का शेष अभियुक्तों पर क्या असर पड़ेगा। कानूनी ग्रंथों का ढेर सामने रखा हुआ था। बीच में विचार करने लगते थे। मैंने यह मुकदमा नाहक लिया। रोज 100 रुपए का नुकसान हो रहा है और अभी मालूम नहीं कितने दिन और लगेंगे। लाहौल बिला कुव्वत फिर रुपए की तरफ ध्यान गया। कितना ही चाहता हूँ कि दिल को इधर ना आने दूं, मगर ख्याल आ ही जाता है। वकालत छोड़ते भी नहीं बनती। ज्ञान शंकर से प्रोफेसरी के लिए कह तो आया हूँ, लेकिन जो सचमुच यह जगह मिल गई तो टेढ़ी खीर होगी। मैं अब ज़्यादा दिनों तक इस पेशे में नहीं रह सकता और ना सही तो सेहत के लिए ज़रूर ही छोड़ देना पड़ेगा। बस यही चाहता हूँ कि घर बैठे 1000 रुपए माहवारी रकम मिल जाया करे। अगर प्रोफेसरी से 1000 रुपए भी मिलें तो काफ़ी होगा। नहीं, अभी छोड़ने का वक्त नहीं आया। 3 साल तक सख्त मेहनत करने के बाद अलबत्ता छोड़ने का इरादा कर सकता हूँ। लेकिन इन 3 वर्षों तक मुझे चाहिए कि रियायत और मुरव्वत को बालाए-ताक रख दूं, सबसे पूरा मेहनताना लूं, वरना आजकल की तरह फंसता रहा तो जिंदगी भर छुटकारा ना होगा। हाँ, तो आज इस मुकदमे में बहस होगी। उफ, अभी तक तैयार नहीं हो सका। गवाहों के बयानों पर निगाह डालने का भी मौका ना मिला। खैर, कोई मुज़ायका नहीं। कुछ न कुछ बातें तो याद ही हैं। बहुत कुछ उधर के वकील की तकरीर से सूझ जाएंगी। ज़रा नमक मिर्च और लगा दूंगा, खासी बहस हो जाएगी। यह तो रोज का ही काम है, इसकी क्या फिक्र। इतने में अमौली के राजा साहब की मोटर आ पहुंची। डॉक्टर साहब ने बाहर निकलकर राजा साहब का स्वागत किया। राजा साहब अंग्रेजी में कोरे, लेकिन अंग्रेजी रहन सहन रीति नीति में पारंगत थे। उनके कपड़े विलायत से सिलकर आते थे। लड़कों को पढ़ाने के लिए लेडियां नौकर थी और रियायत का मैनेजर भी अंग्रेज था। राजा साहब का अधिकांश समय अंग्रेजी दुकानों की सैर में कटता था। टिकट और सिक्के जमा करने का शौक था। थिएटर जाने में कभी नागा करते थे। कुछ दिनों से उनके मैनेजर ने रियासत की आमदनी पर हाथ लपकाना शुरू किया था, इसलिए उन्हें हटाना चाहते थे, किंतु अंग्रेज अधिकारियों के भय से साहस न होता था। मैनेजर स्वयं राजा को कुछ न समझता था। आमदनी का हिसाब देना तो दूर रहा। राजा साहब इस मामले को दीवानी में लाने का विचार कर रहे थे, लेकिन मैनेजर साहब की जज से गहरी मैत्री थी, इसलिए अदालत के और वकीलों ने उस मुकदमे को हाथ में लेने से इनकार कर दिया था। निराश होकर राजा साहब ने इरफान अली की शरण ली थी। डॉक्टर साहब देर तक उनकी बातें सुनते रहे, बीच बीच में तस्कीन देते थे। आप घबराएं नहीं, मैं मैनेजर साहब से एक एक कौड़ी वसूल कर लूँगा। यहाँ के वकील दब्बू हैं, खुशामदी टट्टू, पेशे को बदनाम करने वाले। हमारा पेशा आज़ाद है। हक की हिमायत करना हमारा काम है, चाहे बादशाह से ही क्यों ना मुकाबला करना पड़े। आप ज़रा भी तरद्दुद ना करें, मैं सब बातें ऐसी खूबसूरती से तय कर दूंगा कि आप पर छींटा भी ना आने पाएगा। अकस्मात तार के चपरासी ने आकर डॉक्टर साहब को एक तार का लिफाफा दिया। ज्ञान शंकर ने एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए 500 रुपये रोज पर बुलाया था। डॉक्टर महोदय ने राजा साहब से कहा, यह पेशा बड़ा मूजी है, कभी आराम से बैठना नसीब नहीं होता। रानी गायत्री देवी का तार है, गोरखपुर बुला रही हैं। राजा साहब बोले, मैं अपने मुकदमे को मुलतवी नहीं कर सकता। मुमकिन है कि मैनेजर कोई और चाल खेल जाए। डॉक्टर साहब बोले, आप मुतल्लक अंदेशा ना करें, मैंने मुकदमे को हाथ में ले लिया। अपने दीवान साहब को भेज दीजिएगा, वकालतनामा तैयार हो जाएगा। मैं कागजात देखकर फौरन दावा दायर कर दूंगा। गोरखपुर गया तो आपके कागजात लेता जाऊंगा। घड़ी में 10 बजे। खानसामा ने दस्तरखान बिछाया।
भोजनालय इस दफ्तर के बगल में ही था। मसाले की सुगंध कमरे में फैल गई, लेकिन डॉक्टर साहब अपना शिकार फंसाने में तल्लीन थे। भय होता था कि मैं भोजन करने चला जाऊं और शिकार हाथ से निकल जाए। लगभग आध घंटे तक वह राजा साहब से मुकदमे के संबंध में बातें करते रहे। राजा साहब के जाने के बाद वह दस्तरखान पर बैठे। खाना ठंडा हो गया था। 2-4 कौर ही खाने पाए थे कि 11 बज गए। दस्तरखान से उठ बैठे, जल्दी-जल्दी कपड़े पहने और कचहरी चले। रास्ते में पछताते जाते थे कि भरपेट खाने भी नहीं पाया। आज पुलाव कैसा लजीज बना था। इस पेशे का बुरा हो, खाने की फुर्सत नहीं। हाँ, रानी को क्या जवाब दूँ? नीति तो यही है कि जब तक किसानों का मामला तय न हो जाए, कहीं न जाऊँ। लेकिन यह 500 रुपए रोज़ का नुकसान कैसे बर्दाश्त करूँ? फिर एक बड़ी रियासत से ताल्लुक़ हो रहा है। साल में सैकड़ों मुकदमे होते होंगे, सैकड़ों अपीलें होती होंगी। वहाँ अपना रंग ज़रूर जमना चाहिए। मुहर्रिर साहब सामने ही बैठे थे। पूछा, क्यों मुंशी जी, रानी साहब को क्या जवाब दूँ? आपके ख़याल से इस वक्त मेरा वहाँ जाना मुनासिब है? मुहर्रिर बोला, हुजूर किसी के ताबेदार नहीं हैं, शौक से जाएं। सभी वकील यही करते हैं, ऐसे मौके को ना छोड़ें। डॉक्टर साहब बोले, पर बदनामी होती है। मुहर्रिर बोला, जरा भी नहीं। जब यही आम रिवाज है तो कौन किसे बदनाम कर सकता है। इन शब्दों ने इरफान अली की दुविधाओं को दूर कर दिया। औंगते को लेटने का बहाना मिल गया। ज्यों ही मोटर कचहरी में पहुंची, प्रेम शंकर दौड़े हुए आए और बोले, मैं तो बड़ी चिंता में था, पेशी हो गई। डॉक्टर साहब बोले, अमौली के राजा साहब आ गए, इससे ज़रा देर हो गई, खाना भी नहीं नसीब हुआ। इस पेशे की न जाने क्यों लोग इतनी तारीफ करते हैं। असल में इससे बदतर कोई पेशा नहीं। थोड़े दिनों में आदमी कोल्हू का बैल बन जाता है। प्रेम शंकर बोले, आप उधर कहाँ तशरीफ़ लिए जाते हैं? डॉक्टर साहब बोले, ज़रा सब जज के इजलास में एक बात पूछने। आप चलें, मैं अभी आता हूँ। प्रेम शंकर बोले, सरकारी वकील ने बहस शुरू कर दी है। डॉक्टर साहब बोले, कोई मुजायका नहीं, करने दीजिए, मैं उसका जवाब पहले ही तैयार कर चुका हूँ। प्रेम शंकर उनके साथ सब जज के इजलास तक गए। डॉक्टर साहब लगभग 1 घंटे तक दफ्तर वालों से बातें करते रहे। अंत में निकले तो बड़े संकोच भाव से बोले, आपको यहाँ खड़े खड़े बेहद तकलीफ हुई, मुआफ़ फरमाइएगा। मुझे यह कहते हुए आपसे बहुत नादिम होना पड़ता है कि मैं 3-4 दिन इस मुकदमे की पैरवी न कर सकूँगा। प्रेम शंकर बोले, यह तो आपने बुरी खबर सुनाई। आप खुद अंदाज कर सकते हैं कि ऐसे नाजुक मौके पर आपका न रहना कितना जुल्म है। डॉक्टर साहब ने कहा, मजबूर हूँ, आपके भाई साहब ने तार से गोरखपुर बुलाया है। प्रेम शंकर बोले, इस खबर से तो मेरी रूह ही फना हो गई। आप इन बेचारे किसानों को मझधार में छोड़े देते हैं। ख्याल फरमाइए, इनकी क्या हालत होगी। यहाँ इतने तंग वक्त में कोई दूसरा वकील भी तो नहीं मिल सकता। डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे खुद निहायत अफसोस है, मगर जब तक दुकान है तब तक खरीदारों की खातिर करनी ही पड़ेगी। यह पेशा ऐसा मनहूस है कि इसमें आइन पर कायम रहना दुश्वार है। मुझे इन मुसीबत ज़दों का खुद ख्याल है, लेकिन मिस्टर ज्ञान शंकर को नाराज़ भी तो नहीं कर सकता। और जनाब, साफ बात तो यह है कि जब काफिर हुए तो शराब से क्यों तौबा करें। जब वकालत का सियाह जामा पहना तो उस पर शराफत का सफ़ेद दाग क्यों लगाएं। जब लूटने पर आए तो दोनों हाथों से क्यों ना समेटें। दिल में दौलत का अरमान क्यों रह जाए। बनियों को लोग खामख्वाह लालची कहते हैं। इस लक़ब का हक हमको है। दौलत हमारी दीन है, हमारा ईमान है। यह ना समझिए कि इस पेशे में जो लोग चोटी पर पहुंच गए हैं वे ज़्यादा रोशन ख्याल हैं। नहीं जनाब, वे बगुले भगत हैं। ऐसे खामोश बैठे रहते हैं गोया दुनिया से कोई वास्ता नहीं, लेकिन शिकार नज़र आते ही आप उनकी झपट और फुर्ती देखकर दंग हो जाएंगे। जिस तरह कसाई बकरे को सिर्फ उसके वज़न के एतबार से देखता है, उसी तरह हम इंसान को महज इस एतबार से देखते हैं कि वह कहाँ तक आँख का अंधा और गांठ का पूरा है। लोग इसे आज़ाद पेशा कहते हैं,
मैं इसे इंतहा दर्जे की गुलामी कहता हूँ। अभी चंद महीने हुए मेरे भाई की शादी दरपेश थी। सादात के कस्बे में बारात गई थी। 3 दिन बारात वहाँ मुकीम रही। मैं रोज सवेरे यहाँ चला आता था और रात की गाड़ी से लौट जाता था। सभी रस्में मेरी गैर हाजिरी में अदा हुई। एक दिन भी कचहरी का नागा नहीं किया। मैं अपनी इस हवस को मकरूह समझता हूँ और ज़िंदगी भर उस आदमी का शुक्रगुजार रहूँगा जो मुझे इस मर्ज से निजात दे दे। यह कहकर डॉक्टर साहब मोटर पर आ बैठे और एक क्षण में घर पहुँच गए। 1 बजे गाड़ी जाती थी। सफ़र का सामान होने लगा। 2 चमड़े के संदूक, एक हैंडबैग, हैट रखने का संदूक, ऑफिस बॉक्स, भोजन सामग्रियों का संदूक आदि सभी सामान बग्घी पर लादा गया। प्रत्येक वस्तु पर डॉक्टर साहब का नाम लिखा हुआ था। समय बहुत कम था। डॉक्टर साहब घर में ना गए। मोटर पर बैठना ही चाहते थे कि मेहरी ने आकर कहा, हुजूर ज़रा अंदर चलें, बेगम साहिबा बुला रहे हैं। मुनीरा को कई दस्त और कै आए हैं। डॉक्टर साहब बोले, तो ज़रा कपूर का अर्क क्यों नहीं पिला देती? खाने में कोई बदपरहेजी हुई होगी। चीखने चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? महरी बोली, हुजूर दवा तो पिलाई है, ज़रा आप चलकर देख लें। बेगम साहिबा डॉक्टर बुलाने को कहती हैं। इरफान अली झल्लाए हुए अंदर गए और बेगम से बोले, तुमने क्या ज़रा सी बात का तूफान मचा रखा है? बेगम ने कहा, मुनीरा की हालत अच्छी नहीं मालूम होती, ज़रा चलकर देखो तो। उसके हाथ पांव अकड़े जाते हैं। मुझे तो खौफ होता है कहीं कालरा ना हो। इरफान अली बोले, यह सब तुम्हारा वहम है, सिर्फ खाने पीने की बेएहतियाती है और कुछ नहीं। अर्क कपूर 2-2 घंटे बाद पिलाती रहो, शाम तक सारी शिकायत दूर हो जाएगी। घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं इसी ट्रेन से गोरखपुर जा रहा हूँ। 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। रोज़ाना खैरियत की इत्तला देती रहना। मैं रानी गायत्री के बंगले में ठहरूंगा। बेगम ने उन्हें तिरस्कार भाव से देखकर कहा, लड़की की यह हालत है और आप इसे छोड़े चले जाते हैं। खुदा ना करे उसकी हालत ज़्यादा खराब हुई तो। इरफान अली बोले, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? उसकी तीमारदारी तो मुझसे होगी ही नहीं और ना बीमारी से मेरी दोस्ती है कि मेरे साथ रियायत करे। बेगम बोली, लड़की की जान को खुदा के हवाले करते हो, लेकिन रुपए खुदा के हवाले नहीं किए जाते। लाहौल बिला कुव्वत। आदमी में इंसानियत ना हो, औलाद की मोहब्बत तो हो। दौलत की हवस औलाद के लिए होती है। जब औलाद ही ना रही तो रुपयों का क्या लाभ लगेगा? इरफान अली बोले, तुम अहमक हो, तुमसे कौन से मगजन करे? यह कहकर वह बाहर चले आए। मोटर पर बैठे और स्टेशन की तरफ चल पड़े। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।